नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल एक बार फिर आज आया हूं आपके बीच। आज एक इंटरव्यू को लेकर आज हमारा विशेष इंटरव्यू है हमारे स्वतंत्र सेनानी आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर। आज हमारे साथ है भाजपा रामगढ़ जिला के वरिष्ठ नेता और प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग नेताजी के जयंती पे बैठे हैं, आपसे आए हैं चर्चा करने के लिए। आपके नजरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारत में किस तरह से रहा? सबसे पहले तो मैं युवा दृष्टिकोण चैनल के सौरभ जी, अंशु जी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज का दिन सचमुच भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अद्भुत और अकल्पनीय क्षण है कि भारत के लोकप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने आजाद हिंद फौज के संस्थापक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हिंदुस्तानी के दिलों पे राज करने वाले ऐसे क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती पर, उन्होंने आज की जयंती को 125वीं पूर्ण होने पर और 126वीं जयंती के अवसर पर आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भारत के इतिहास में उन्होंने एक दैदीप्यमान अध्याय को जोड़कर ऐतिहासिक बना दिया है। और खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, भारत के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया के मानचित्र में एक ऐतिहासिक अवसर है। सच कहूं तो नेताजी 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आजादी का झंडा को फहराकर, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को फहराकर उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त किया था। ऐसे हमारे क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आजादी से पहले ही नेताजी ने तिरंगा फहराकर और अपनी सरकार बना ली थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि इतिहासकारों ने इतिहास की पुस्तक में नेताजी को जितना शब्द मिलना चाहिए था, जितना वर्ड मिलना चाहिए था, उतना उन्हें दिया नहीं? या ये एक राजनीतिक साजिश है या नेताजी के साथ यह अन्याय है? देखिए सौरभ जी, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय तिरंगा को फहराकर देश को आजाद होने का उन्होंने सपना को साकार किया था, तो जाहिर सी बात है कि उस समय अंग्रेज मानसिकता वाले इतिहासकार जुड़े हुए थे, अंग्रेज के चाटुकार इतिहासकार थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत की वीरता का, भारत की अद्भुत साहस का, शौर्य का, पराक्रम का गाथा को ये वामपंथी इतिहासकार और अंग्रेज के से जुड़े हुए इतिहासकार वर्णन नहीं कर सकता था। इसलिए उनकी वीर गाथा को छिपाया गया है, उनकी वीरता को अनदेखी किया गया है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि ऐसे महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए जो हमारा इतिहास का संकलन है, जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है, उसको फिर से इतिहास में जोड़ा जाए और इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, ताकि भारत का हर बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ सके। नेताजी जब अंतिम दिनों में दिखे थे तो उनका रामगढ़ में भी यात्रा हुआ था, तो आप इसके बारे में लोगों को बताएं। रामगढ़ में वो कहाँ आए थे, कि क्या हुआ था, वो पूरे वाक्य पर आप अपने शब्दों पर रखे। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के कोने कोने में उन्होंने भारत की आजादी के लिए लोगों का समर्थन मांगा था और भारत के बहुत सारे रणबांकुड़े, वीर बांकुड़ों ने नेताजी को साथ भी दिया था। और आज यही कारण है कि आजाद हिंद फौज का उन्होंने गठन भी किया था। अपने अध्यक्ष बनने के बाद, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद, दूसरी बार गांधी जी के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने 1577 वोट और
पटावी सीतारमैया को 1387 वोट मिले थे और अध्यक्ष बने थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इस्तीफा देकर करके जब यहाँ पर रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1940 में, तो उसी 1940 के अधिवेशन में एक और महात्मा गांधी जी का अधिवेशन चल रहा था, तो दूसरे सुभाष चौक पर अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए अपने स्वागत समिति के अध्यक्ष किसान के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती भी मौजूद थे। रामगढ़ में उनका आगमन हुआ था और यहीं से नरम और गरम दल का आह्वान भी हुआ था और यहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने गठन भी किया था। तो रामगढ़ की धरती सचमुच ऐतिहासिक धरती, क्रांतिकारियों की धरती है। आज उसका जीता जागता उदाहरण सुभाष चौक पर अपने नेताजी का आदम कद का प्रतिमा देखने को मिल रहा है और यह प्रतिमा इस बात को प्रमाणित करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आगमन यहाँ हुआ था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तानाशाही विचारधारा को, यानी महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस पर अपनी एक छत्र राज चला रहे थे, उसको खत्म करके लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने के लिए, संगठन में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उन्होंने आंदोलन को छेड़ा था। इस समझौता विरोधी अधिवेशन को भाग लिया था और कांग्रेस से छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना किया था। आप जैसा बोल रहे हैं, नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आजादी पे, लेकिन आप देश की राजधानी दिल्ली में एक भी पिछले 70 वर्षों में एक भी प्रतिमा पूरे दिल्ली में नहीं लगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, आप जानते हैं जैसा कि भारत का इतिहास ना बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है और वीरता से भरे पड़े हैं। लेकिन जब आजादी के बाद देश में जो शासन कांग्रेस का हुआ, तो कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि महात्मा गांधी और वीर सुभाष चंद्र बोस की यादगार को यह देश याद रखे। इसलिए कांग्रेस की ऐसी मानसिकता थी कि जो लोग सच में सुभाष जी की वीरता को समझ लेगा, उनकी आजादी के बारे में समझ लेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक होने के नाते और हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करने के नाते जो उनका जो अमिट छाप हर हिंदुस्तानी पर पड़ा था, तो उससे प्रभावित होकर कहीं ये देश दूसरा आंदोलन की तरफ न चल पड़े। भारत को एक नए भारत बनाने का जो सपना उनका था, आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो सपना धीरे धीरे साकार होता भी दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहता था कि नेताजी सुभाष की व्यक्तित्व हम हिंदुस्तान में कायम रहे। जब व्यक्तित्व को ही मिटाने का सपना था कांग्रेस को, तो उनकी प्रतिमा लगाने का सपना वो कैसे देख सकते थे? इसलिए प्रतिमा देखने को नहीं मिलता। अभी जैसे वर्तमान सरकार दिल्ली इंडिया गेट पर नेताजी की एक प्रतिमा लगा रही है और वहां एक घटना और हुआ है, जो इंडिया गेट पर अमर ज्योति चलता था उसे वार मेमोरियल पे ले गया है और दोनों को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस वाला आरोप लगा रहा है कि ये शहीदों का अपमान है, क्यों इन ज्योति को बुताया गया? इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अमर जवान ज्योति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों समानार्थक है, हम कहें तो पर्यायवाची है। इस मामले में कि सुभाष चंद्र बोस भी आज अमर हो गए। आप जैसा जानते हैं कि 1945 अर्थात आजादी के पहले जब वो अपने देश को छोड़कर जापान जा रहे थे, विमान में सवार थे और जापान का वो फॉर्मोसा एक जगह है जो आज का ताइवान कहलाता है, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन उनके मरने का कारण और आज तक उनका शव का पता सरकार नहीं लगा पाई, तो जाहिर सी बात है कि आज उनकी वीरता का, उनकी गौरव गाथा का जो हम चित्रण करना चाह रहे हैं, वो देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उस चीज को समझा बुझा और निरीक्षण किया। भारत के हर दिलों पर राज करने वाले ऐसे वीर पुरुष के भावनाओं को समझने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, उसकी भावनाओं को कद्र करते हुए माननीय मोदी जी ने उससे इंडिया गेट पर सुभाष जी को प्रतिमा के रूप में, एक यादगार के रूप में, एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में वो स्थापित करने का काम किया है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकार्पण भी करेंगे। और अमर ज्योति जवान को जहां पर एक मेमोरियल वार जो बना है,
आप सब जानते हैं कि हमारे देश के सैनिकों ने आजादी से पहले, आजादी के बाद बहुत सारी शहादत उन्होंने दिया है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। तो उनकी भी यादगार जो वॉर मेमोरियल दिल्ली में बनी है, तो अमर जवान का मतलब होता ही है कि उस जगह पर उनको प्रज्वलित होते रहना, जो एक यादगार के रूप में वॉर मेमोरियल माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके परिवारों के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए। इसलिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में प्रतिस्थापित किया है, जो देश के लिए गौरव का विषय है। नेताजी के मौत पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि आप बोले ताइवान वाला कांड हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसी प्लेन में नेताजी थे, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, नेताजी उस प्लेन में नहीं थे। तो अभी तक कोई सरकार इस रहस्य से पर्दा उठाने का हिम्मत क्यों नहीं की है? देखिए, ये आजादी के पहले का विषय है। उसमें हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, यानी हम गुलामी मानसिकता से हम हिंदुस्तानी जूझ रहे थे, और गुलामी मानसिकता होती है। उसमें कांग्रेस का भी हाथ मिला हुआ था कि सुभाष जी का सही से पता नहीं चले। इसमें कांग्रेस भी अंग्रेज के साथ हो गए थे, और अंग्रेज तो चाहता ही नहीं था कि भारत की वीरता का हम गुणगान करें, भारत की वीरता की हम खोज करें, उसकी मौत को हम पता लगाएं। इसलिए कांग्रेस और अंग्रेज, ये काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज, कांग्रेस को हम काले अंग्रेज कहते हैं, और ये जो गोरे अंग्रेज सही में जो थे, जो हम पर शासन कर रहे थे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि उनकी मौत का खुलासा हो। इसलिए उन्होंने नहीं पता लगाया, और आज तक वो कांग्रेस का 60-65 वर्षों के शासन काल में उनकी मंशा ही बिल्कुल विपरीत थी। सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत ही खराब मानसिकता थी। इसलिए वो कभी नहीं चाहा कि सुभाष जी की मृत्यु का सही से खोज हो सके और पता लगाया जा सके, ताकि ये भेद खुल जाएगा। उसमें हो सकता है कांग्रेस की संलिप्तता अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर, इसलिए कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा। और मैं मांग करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर हो तो इस संदर्भ में एक टीम गठित करें, और जापान सरकार से मिलकर जो ताइवान का क्षेत्र है, वहां के जो आसपास के सरकार है, भारत सरकार, सब मिलकर करके उस मृत्यु की खोज के बारे में भी पता करें। ऐसा हम व्यक्तिगत तौर पर माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु आज एक रहस्यमय मृत्यु बन गई है, उसका रहस्य का पता लगा सकें, ऐसे हमारा आग्रह है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री ना होते। तो क्या ये नेहरू और सुभाष की लड़ाई में सुभाष का बलि चढ़ा दिया गया? देखिए, देश की राजनीति ही आजादी के बाद विकृत रूप से मुड़ चुकी थी। हमने अभी आपको कहा कि यह देश गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज के बीच की लड़ाई के चक्कर में हमने अनेक महापुरुषों का बलिदान दे दिया। और कांग्रेस तो अंग्रेज के सिक्के के दो पहलू थे। एक थे काले अंग्रेज कांग्रेस, दूसरे थे गोरे अंग्रेज, जो सही मायने में ब्रिटिश हुकूमत भारत पर शासन कर रही थी उस समय। तो भला चोर चोर मौसेरे भाई कहावत आप जानते हैं। दोनों मिल करके ये कैसे चाहता कि वीर सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे एक ही नेता, आज भी इकलौते नेता के रूप में उपाधि मिला है, नेताजी सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति को कहते हैं जिनका नाम वीर सुभाष चंद्र बोस है। वो नहीं चाहता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े, ताकि उनको खतरा था नेहरू जी को कि अगर ये जिंदा रहा तो ये भारत का असली प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, क्योंकि जनता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहता है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, वो दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इससे जो हिंदुस्तान में उबाल आया था, युवाओं में जो जोश को जगाने का काम किया था, युवा नेतृत्व के बल पर और महिलाओं को सशक्तिकरण करके जो उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया था, आजादी को हर हाल में पाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया था, तो नेहरू जी को डर था और अंग्रेजों को भी यह भय था। इसलिए इस सुभाष जी के वीरता को देखते हुए नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे कि ये भारत में रहे, और यही कारण था कि उन्हें सत्ता की गद्दी का लोभ था नेहरू जी को। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जो भी प्रयास हुआ उसके करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा नेहरू जी ने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। फिर हम लोग आगे मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ और किसी और स्थान पर। जय श्री राम।